सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। और मेरी कमज़ोरियों पर जब कोई तनकीद करता है, यानी कि टॉन्टिंग, जब कभी ऐसे कुछ शब्द आते हैं इस तरह के कि मेरी कमज़ोरियों पर जब कोई तनकीद करता है, वो दुश्मन क्यों ना हो, उससे मोहब्बत और बढ़ती है, उससे मोहब्बत और बढ़ती है। जी हाँ प्यारे बच्चे, डटे रहिए, मैदान में जीत आपकी ही होने वाली है। और हमेशा अपने काम से अपने आलोचकों को जवाब दीजिए और उनसे नफ़रत की बजाय उनसे मोहब्बत कीजिए कि कम से कम ऐसे लोग आपके साथ हैं जो आपको हर समय इस क्रिटिसिज्म से एनर्जाइज कर रहे हैं। जी हाँ, और आज मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एपिसोड नंबर 5 सवाल पर चर्चा पर। और सवाल पर चर्चा के लिए मैंने फिर आपसे कहा था कि एक से एक एक्सपर्ट है मेरे साथ आज कोटा कोचिंग इंडस्ट्री के। आपके मोशन की आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाला हूँ जिन शख्सियत को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। सबसे खास बात, मोशन नीट डिवीज़न फिजिक्स के टीचर हैं, सीनियर फैकल्टी फिजिक्स हैं और साथ ही साथ हैं रिनाउंड ऑथर जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जिन्हें 30+ ईयर का एक्सपीरियंस है। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपने सही सुना, 30+ ईयर एक्सपीरियंस। 30+ ईयर एक्सपीरियंस जेईई नीट फिजिक्स का है, जिसमें बहुत सालों से सर इस समय नीट फिजिक्स में है। तो बहुत सारे बच्चों को मेंटर किया है, ऑल इंडिया रैंक 1 to 10 कई बार सर ने प्रोड्यूस किया है। तो ऐसे विभूतियों से आज हम चर्चा करेंगे फिजिक्स के बारे में। और मैं जानता हूँ नीट फिजिक्स, यस, आप फिजिक्स को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपका एक डर तो रहता ही है। लेकिन आज बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज हम बात करेंगे अपने गेस्ट से बिल्कुल बेबाक होकर के, और उनकी सरलता, इतने बढ़िया से सवालों का जवाब वो देते हैं, इतना बढ़िया से, इतना मधुर वाणी के साथ, इतने प्रेम पूर्वक सवालों का जवाब देते हैं कि सही सवाल का सही जवाब मिलता है। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों, जो अंदर का डर है वो उनके अनुभव से समाप्त हो जाता है। तो जी हाँ, नन अदर देन मैं स्वागत करता हूँ स्टूडियो में आज आदरणीय गिरिजा शंकर तिवारी का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आदरणीय जीएसटी सर आज हमारे साथ हैं और जीएसटी सर के साथ आज हम जानेंगे फिजिक्स की बारीकियाँ, क्योंकि सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर मेरा आज के पॉडकास्ट में सवाल पे चर्चा पे पहला सवाल ये है कि जो स्टूडेंट नीट के होते हैं वो कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स से थोड़ा सा फियर रखते हैं, है ना सर? तो मैथमेटिक्स से उनको जो फियर होता है सर, उसको वो ओवरकम कैसे करें? बच्चों के लिए थोड़ा सा एक फियर फैक्टर तो रहता है, एक फियर फैक्टर रहता है। उसका एक मतलब नेचुरल कारण मेरे को जो लगता है, एक तो मैथमेटिक्स छोड़ चुके होते हैं, 19 तक मैथ्स पढ़े होते हैं, तो एक नेचुरल फियर फैक्टर रहता है उनको मैथमेटिक्स को लेकर के, है ना। बट चूँकि हमारा पेपर इतना ज़्यादा मैथमेटिकल चैलेंजिंग नहीं होता, आप कितने भी टाइम का पेपर देख लें, नीट का है, जब AIPMT होता तब उन्होंने कभी भी मैथमेटिकल चैलेंजिंग पेपर नहीं पूछा है। Exactly. नहीं, तो चूँकि हमारा मैथमेटिकल चैलेंजिंग नहीं है तो हम केवल बेसिक मैथमेटिक्स अपना होल्ड करके इसको काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। हाँ, मतलब सर का ये कहना है कि भाई आप मैथ्स को लेके फियर क्यों रख रहे हो? फियर करने की जरूरत नहीं, मतलब उसको जब उसमें बेसिक लिखा है तो बेसिक मैथ्स बेसिक ही आता है हमेशा। और कभी भी आए भी है, मान लीजिए कोई कभी वेक्टर आया है, कभी इंटीग्रल आया है, कभी डिफरेंशियल, तो बहुत ही छोटा सा आता है, बहुत बेसिक, केवल 5 फार्मूले, साइन का, कॉस का, e⁻x का, 1/x का, x²। हाँ, मतलब घूम फिर करके वही कहानी सामने आ जाती है। हाँ बिल्कुल। तो ये अपने को जो इसेंशियल मैथ्स है वो तो देखिए सीखना ही सीखना है, मतलब एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है। तो चूँकि वो नहीं पढ़े होते हैं, फिर हम ज़्यादा मेमोरी बेस्ड चैप्टर पढ़ते हैं, तो हमारी जो एबिलिटी होती है मैथमेटिक्स को सॉल्व करने की या उसको दिमाग में रखने की, एप्लीकेशन वो धीरे धीरे कम हो जाती है। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं भाई जेईई और नीट की फिजिक्स में बेसिक डिफरेंस क्या है? हाँ एकदम, क्योंकि उसमें आप कह रहे हैं भाई हम बायो का फैक्टर ज़्यादा होने की वजह से वो याद करना पड़ता है ज़्यादा। तो इसलिए हमारा थोड़ा मैथमेटिक्स का रुझान कम हो जाता है, तो हमारा दिमाग ज़्यादा मेमोरी वाले सब्जेक्ट की तरफ चला जाता है, तो एनालिटिकल स्किल उसकी थोड़ा रह जाती है, क्योंकि समय नहीं रहता। भाई एनालिटिकल स्किल डेवलप करने के लिए हमें समय देना पड़ेगा, पढ़ने के लिए नहीं, सवाल लगाएंगे, सोचेंगे, गलतियां करेंगे, सुधारेंगे, रिव्यू करेंगे, और इतने देर में दूसरा सब्जेक्ट हम कई पेज पढ़ लेते हैं। तो कंपैरिजन में मैथमेटिकल सब्जेक्ट इसलिए पीछे रह जाते हैं, जो वो तो डिमांडिंग होते हैं, वो तो लगेंगे ही लगेंगे, हमें सॉल्व करना है। अब ठीक है कि चलो हमें साइन 30 आता है, आगे फिर हमें साइन 45 भी आता है, बीच के एंगल नहीं आते। अब देखिए इस बार के पेपर में सर मैं भी फिजिक्स का ही आदमी हूँ, कॉस स्क्वायर 22.5। हाँ, अब यदि अब बच्चे को स्ट्राइक ही नहीं कर रहा कि उसको 45 तक लाना है उसका, ना, उसको जो है हमें cos 2 थीटा में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है, क्योंकि वो मैथमेटिक्स पैरेलल नहीं पढ़ते हैं।
इसलिए उनके लिए इशू तो है। भाई 9-10 तक मैथ्स पढ़े हैं, बट उसको हम बहुत स्ट्रेटजिकली दूर कर सकते हैं कि हम जैसे कोई क्वेश्चन लगा, जैसे मान लेते हैं कि हम पेपर्स लगा रहे हैं पुराने, पहले नीट के पेपर लगा रहे हैं, उसमें हमें जो मैथ्स अटक रही है उसको हम अलग कॉपी में लिख लें, एक छोटी सी पतली कॉपी बना लें कि ठीक है मेरा वेक्टर अटका, मैंने वो वेक्टर नोट कर लिया, उस वेक्टर को दोबारा पढ़ लिया, तो जो मेरे मैथ्स में अटकते जा रहे हैं उनको मैं अलग अलग कॉपी में करते जाऊँ। 3 साल 4 साल के पेपर करने के बाद मैथ्स अटकना बंद हो जाएगी। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जब बच्चे मतलब मेरे से पूछते थे कि हम कैसे तैयारी करें, तो मैं उनको बोलता था कि अपने को सिर्फ 3 या 4 पेपर करना है पूरे देख करके, उसको एक दिन में नहीं करना है। 15-15 क्वेश्चन 3 दिन में कीजिए, लेकिन 3-4 साल के देख के कर लीजिए। इसके बाद बिना देखे क्वेश्चन पेपर लगाइए। और फिर बच्चे मेरे को आके रिपोर्ट देते थे कि सर 4 पेपर के बाद अटकना बंद हो गए, क्योंकि 4 पेपर में आपकी पूरी मैथ्स रिवाइज हो जाएगी, जो आना था आपने बगल में लिख लिया है। बस मेरा इतना कहना था कि यदि आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो उसको आप डेवलप जरूर करेंगे। कोई चीज़ अटक गई, जैसे मान लेते हैं हम फिजिक्स लगा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और मेरा इंटीग्रल अटक गया, कहीं आ गया, तो मैं उसको अपने नोट्स से, टीचर के नोट्स होते हैं, अपना मॉड्यूल होता है, वहाँ से देखकर पहले उसको तैयार कर लूँगा, छोटे छोटे क्वेश्चन, बड़े नहीं, छोटे छोटे, जिससे कि अगली बार वो यदि आए तो मेरा अटकना नहीं चाहिए। यदि मैं सिर्फ इतना कर लेता हूँ कि दोबारा रिपीट होने वाली चीज़ मेरी गलत नहीं हो रही, तो मैं काफ़ी अच्छा कर सकता हूँ। हाँ, तो सर इसमें से जो है जैसे आपने कहा 5 फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के याद करके काम चल जाता है, तो ऐसे कौन से 5 ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले? देखिए, मतलब जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे हमें सबसे पहले एंगल्स ध्यान रखना है, तो कौन कौन से एंगल, 30, 37, 45, 60, 90, फिर इनके 180 तक के, यही रिपीट होते रहते हैं बार बार, और ये केवल ट्रायंगल से आ जाते हैं। आप जो है राइट ट्रायंगल बना लिए 3, 4, 5, उसमें से आपके कवर हो गए 30, 60, 90, है ना, और 37 वाला कवर हो गया। फिर आप 30, 60 वाला ट्रायंगल बना लीजिए, वो वाले कवर हो जाएंगे। तो आपके 3-4 बेसिक ट्रायंगल से सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू आराम से क्या हो जाती है, कवर हो जाती है। तो हम ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद फिर आता है वेक्टर। वेक्टर में ऐसा नहीं है कि हमें प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा करना है, बेसिक हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखना है। अच्छा, बच्चा कहाँ अटकता है, जैसे मान लेते हैं कि आप सर्कुलर मोशन में, काइनेमेटिक्स में है, तो एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहता है। अब वो थीटा घूम गया, अब वो क्या है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है, एवरेज से, तो उस वेक्टर को माइनस नहीं कर पाता, या जो कॉर्ड लेंथ निकालना है उस कॉर्ड लेंथ को नहीं आ रहा होता है। 2r sin θ/2, 2b sin θ/2। तो अब उस कॉर्ड लेंथ को निकालने के लिए चाहे वो वेक्टर लगा ले या वो ट्रिग्नोमेट्री लगा ले, है ना। वेक्टर कैसे लगा सकता है, इधर से भी r जोड़ रहे हैं, इधर से भी जोड़ रहे हैं, है ना, तो ये r प्लस ये लेंथ और इधर वाला हो गया, तो ये दोनों वेक्टर का डिफरेंस है। और 2 वेक्टर का डिफरेंस जब इक्वल होंगे तो कितना होगा, 2r sin θ/2 होगा। तो डायरेक्टली उसे कार्ड लेंथ पता चल गई, 2r sin θ/2 आ गए। तो ऐसे छोटे छोटे जो वेक्टर के क्वेश्चन लगाते समय आएंगे ना, उनको उसको मेन पॉइंट के रूप में अलग से नोट में रख लेना चाहिए। जब भूले उसको रिफर कर ले, जब तक वो याद है उसको उधर आ जाएगा, ये भूल गया तो उधर टाइम पड़ जाएगा उसका। तो उनको छोटे छोटे चीज़ें अटक जाती है। जैसे हम लोग अभी क्लास में बताते भी हैं तो उसको स्ट्राइक नहीं कर रहा होता है कि यदि हमारा पार्टिकल सर्कल में घूम गया है तो मैं एवरेज से निकालूं कैसे, उसे वेलोसिटी दिख नहीं रही कि वो वेक्टर ही है, इधर गया इधर वेक्टर घूम गया। हाँ, तो 5 में से 5 करके 0 लिख दें। हाँ, तो 2 वेक्टर का चेंज, तो उसे ये चीज़ समझनी पड़ेगी। और उसके लिए नेचुरल है, क्योंकि मैथ्स पढ़ नहीं रहा तो उसे वो दिखता नहीं है कि डायरेक्शन चेंज होने के बाद भी वेक्टर चेंज हो जाता है। अब चूंकि मैग्नीट्यूड नहीं बदला तो उसको आना तो केवल 2b sin θ/2 ही है। अब आप थीटा देख लो, अब ये तो डायरेक्ट थीटा देंगे, या तो आपको टाइम निकलवाएंगे s दे करके, s = r थीटा से कुछ ना कुछ देंगे, लेकिन अल्टीमेटली हमें क्या करना है, वहाँ वेक्टर का डिफरेंस ही निकालना है। नीट वाले बच्चों को सर फिजिक्स पढ़ने के लिए मतलब फंडामेंटल से जाना चाहिए या उसको ट्रिक्स फॉलो करनी चाहिए? नहीं, मेरे को लगता है कि सर फंडामेंटल से पढ़ना चाहिए। फंडामेंटल से पढ़ना चाहिए। देखिए, मतलब नीट का पेपर कभी ट्रिकी नहीं आया है, कभी भी नहीं आया है, आज तक भी नहीं आया है ना। और मेरा अपना मानना है कि मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स जो होते हैं, मैथ्स और फिजिक्स, लॉजिकल बेस्ड जो ट्रिक्स के बेसिस पर नहीं निकाले जा सकते, वो इम्पॉसिबल है। आप देखिए, उन्होंने आजकल जूलॉजी भी लेंदी कर दिया ना, जूलॉजी बॉटनी लेंदी कर दिया। एग्जैक्टली, पिछले पेपर में यही हुआ। बेस्ड चाहती नहीं है, वो चाहती नहीं कि बच्चा रट के आए। तो यदि वो मेमोरी वाले सब्जेक्ट को भी लॉजिकल बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप एक लॉजिकल सब्जेक्ट को मेमोरी बेस्ड नहीं कन्वर्ट कर सकते। एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए फैक्ट्स याद करना जरूरी है, बट जो सब्जेक्ट का नेचर ही कॉन्सेप्चुअल है, उसे आप फैक्चुअल कैसे बना सकते हैं? क्या बात है, नहीं, क्या बात है। लर्निंग पैराडाइम्स है। नहीं, यदि हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमारे लर्निंग के पैराडाइम्स है कि भाई वो कौन सा पैराडाइम है, तो मेरे को उसमें फैक्ट्स ज़्यादा तैयार करना है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा तैयार करना है, या लॉजिकल बातें ज़्यादा पढ़नी है। नहीं जी, बिल्कुल सही बात है। फिजिक्स और मैथ कौन से सब्जेक्ट हैं? क्या ये केवल मेमोरी बेस्ड है?
नहीं। ये 100% फैक्चुअल तो नहीं है, बिल्कुल। ये मैथमेटिकल है, बिल्कुल है। और कॉन्सेप्चुअल के साथ साथ ये लॉजिकल है। तो हमें लॉजिक तो डेवलप करनी पड़ेगी ना। और यदि हम अपने बहुत छोटे से कॉन्सेप्ट से सवाल नहीं लगा पा रहे हैं, इसका मतलब हमारी लर्निंग में वीकनेस है। यदि हमारी किस्मत अच्छी है तो हमारा हिट कर जाएगा, और याद नहीं आया तो भाई, मैं बच्चों को क्लास में क्या बोलता हूँ कि आप अपना जो होम एग्जाम देते हैं अपनी कोचिंग का, जी। उसमें आप ये देखिए कि कितने क्वेश्चन आप ट्रिक से लगा लेते हैं। एग्जैक्टली। 45 में से 5 या 10, यदि आप ट्रिक से 4 भी सवाल लगा के आ जाते तो मैं आपको मानूं, क्योंकि वहाँ याद ही नहीं आता है। हाँ, याद भी नहीं आता। एग्जाम में इतना टेंशन रहती है, चाहे वो जैसा भी पेपर हो, उसमें आपको ट्रिक याद ही नहीं आती। तो क्या याद आएगी? बेसिक फंडामेंटल कनेक्ट कैसे करेंगे? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, कनेक्ट क्या चीज़ करेंगे आप बताइए? जब तक आपके पास वो छोटे छोटे फंडामेंटल्स तैयार नहीं है तो आप कनेक्ट क्या करेंगे? आपको चेन से चेन जोड़ना है, तो लिंक होगी तब तो जोड़ेंगे। एग्जैक्टली। नहीं जी। आप एक को जोड़ जोड़ के चेन बनाना चाहते हैं, लिंक बनाना चाहते हैं, क्या जोड़ना चाहते हैं? तो आपको कुछ जो जोड़ना चाहते हैं उसका फंडामेंटल तो आपके पास होना चाहिए ना। तो यदि मैं जैसे क्लास में पढ़ाते समय बहुत छोटा सा सवाल पहले देता हूँ, यदि हम छोटे सवाल को 2-3 तरीके से नहीं सोच पा रहे हैं तो हम फंडामेंटली स्ट्रांग ही नहीं है। इसके बाद हम उस पर लिंक करेंगे ना, मैथमेटिक्स से लिंक करेंगे, उसको मल्टी स्टेप बनाएंगे। आगे फिजिक्स से क्वेश्चन डिफिकल्ट कैसे होता है? मल्टी स्टेप होगा या मैथमेटिक्स लगेगी? नहीं, और क्या लगेगा आप बताइए? सही बात है, सही बात है। नहीं, जैसे मान लेते हैं कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, स्मूथ सरफेस बना का, ऊपर एक ब्लॉक रख देते हैं, नीचे स्लाइड करेगा, वो भी पीछे जाएगा। अब बच्चे के लिए कठिन हो गया ना। बिल्कुल। तो कठिन क्या हो गया कि इसे मल्टी स्टेप चीज़ें आ गई। नहीं, वो इधर भी जा रहा है, वो नीचे भी आ रहा है, तो एक तो उसको अब कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। नहीं, कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा। ग्राउंड फ्रेम में 2 चीजें दिखाई दे रही हैं उसको। बिल्कुल। तो अब वो उलझेगा, क्योंकि अब ये मल्टी स्टेप हो गया। नहीं, मल्टी स्टेप हो गया तो अब उसे इसको प्लान करना पड़ेगा। लेकिन वो एक एक चीज़ नहीं जानता है कि केवल स्लाइड करने वाले को नहीं लगा पा रहा या केवल इसको नहीं लगा पा रहा, तो कंस्ट्रेंट कभी जोड़ नहीं सकता है वो। तो इस तरह के छोटे छोटे लिंकिंग इश्यूज होते हैं उसके पास बच्चे के साथ। तो प्यारे बच्चों, जैसा सर ने आपको कहा कि भाई मतलब इतनी बड़ी हस्ती, इतने अनुभवी अध्यापक अगर आपसे ये बात कह रहे हैं तो प्लीज़ इस बात को समझिए। सर, मुझे भी ये बात आपकी समझ में आई कि 4 या 5 सवाल के आप ट्रिक्स याद कर सकते हैं, और पेपर में सच पूछिए तो वो भी भूल जाते हैं। 100% भूल जाएगा। इसलिए ट्रिक्स की जगह लॉजिक को फॉलो करें। और जैसा सर मैंने आपके नोट्स देखे हैं, देखिए मतलब मैंने आपके हीट के नोट्स देखे हैं, आपके मॉडर्न के, वैसे तो आप पूरी फिजिक्स ही पढ़ाते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपके हीट और मॉडर्न के जब नोट्स देखे तो मैंने देखा सर आपने कितना छोटा तोड़ा है चीज़ों को। आप मैकेनिक्स में भी देखे ना, छोटे छोटे सवाल कराते हैं, एकदम छोटे छोटे। हाँ बिल्कुल, मैं तो मैंने देखा सर आप कितना तोड़ देते हैं उसको, कितना छोटे भागों में तोड़ देते हैं। उसी से उठता रहता है, उसे लिंक करके ऊपर जाते रहेंगे ना, यही लिंकिंग है। यही लिंकिंग है। यदि लिंक नहीं कर पा रहे, इसका मतलब हमारी लर्निंग में गैप्स हैं। लर्निंग में गैप्स, और लर्निंग गैप्स हैं तो मेमोरी पे स्ट्रेस ज़्यादा है। नहीं, लर्निंग गैप्स है तो मेमोरी पे ज़्यादा लोड है। हमें याद रखना है चीज़ों को। यदि हम लर्निंग गैप्स खत्म कर सकते हैं, देखिए आइडियली लर्निंग गैप्स तो पूरा खत्म नहीं हो सकता है, क्योंकि मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, फिर हमारी अपनी लिमिटेशन है कि हम कितने लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं, कितना हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये एक लिमिटेशन तो होती है ना। फिर हम कितना बैठ पाते हैं पढ़ाई में, और इमोशनली कितना हम अपने को स्टेबल कर पाते हैं। बस बेसिकली आपका ये कहना है कि जितनी अच्छी बातें दुनिया में कही जा चुकी है, कितना अमल कर पाते हैं, कितना हम उसका एग्जीक्यूट कर पाते हैं। टारगेट तो आज बना लिया हमने इतना बड़ा कि 200 सवाल करूंगा, 100 सवाल करूंगा, लेकिन होते नहीं है। एक्सिक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट और नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आप 100 करते हैं 200 करते हैं। मेरा तो मानना है कि आप 20 ही करते हैं, लेकिन यदि वो दोबारा कभी 20 आए ना 1 महीने के अंदर, तो 20 में 18 वापस लग जानी चाहिए आपसे। नहीं, बिल्कुल सही बात है सर। भाई आप उसे क्या कर सकते हैं, रीट्रेट कर सकते हैं। रिपीट हुआ तो आपसे गलत नहीं हुआ, ये आपकी स्ट्रेंथ है। तो आपको बार बार क्या नहीं करना पड़ेगा, रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। रिवाइज नहीं, तो आप कब तक रिवाइज करेंगे? सर जहाँ तक बात एनसीईआरटी की फिजिक्स की करते हैं, मतलब एनसीईआरटी फिजिक्स जो कि जेई तथा नीट दोनों के लिए कॉमन है। हाँ एकदम। मतलब मैंने भी कई बार बच्चों से बात की और मुझे भी ये बात समझ में आई कि भाई नीट का अप्रोच अलग है फिजिक्स को करने का, केवल जेई का नहीं है, जेई एडवांस के लिए भी वही बुक है। एग्जैक्टली तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि जेई एडवांस वाले के लिए भी वही बुक है और नीट वाले के लिए भी वही बुक है। होना भी नहीं चाहिए। तो सर मतलब ये मतलब क्या गणित है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए मतलब हमारे कंट्री का एकेडमिक पैटर्न ही ऐसा है कि एक ही तरह का उन्होंने बुक ले रखा है, बट एक मैथ्स वाले के लिए और एक नॉन मैथ्स वाले के लिए सेम बुक तो नहीं हो सकती है ना। तो बीच में होगा क्या कि बैलेंस बनाने के लिए, दोनों को सही करने के लिए उन्हें कुछ चीज़ें कंप्रेस करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, बुक को बहुत कंपैक्ट कर दिया, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कंपेक्ट करके डाल दिया। तो फिर आपको उसको समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें। दूसरा ये है कि जैसे आप पढ़ते हैं तो एग्जाम्पल वो कुछ देते हैं, फिर सॉल्व उधर अनसॉल्व
क्वेश्चन कुछ और डाल देते हैं, लिंक नहीं करता। तो एक्चुअली वो आपको थ्योरी भी सिखा रहे हैं, एग्जाम्पल भी सिखा रहे हैं और क्वेश्चन भी सिखा रहे हैं। सवाल ये कि आपने जेई को भी देखा है, नीट को भी बहुत करीब से देखा है, तो बच्चे को मतलब जो एनसीईआरटी है वो नीट वाले बच्चे को कैसे हेल्प करते हैं, कैसे पढ़ना चाहिए? उसे जल्दी जल्दी कर्सरी पढ़ लेना चाहिए कि कोई थ्योरेटिकल पॉइंट आए तो नोट कर ले। अच्छा, सवाल वाल पे ज़्यादा चक्कर में ना हाँ, क्योंकि उसके सवाल ऐसे नहीं हैं जो आपसे बहुत यूजुअल लग जाएंगे, क्योंकि देखिए वो बुक ना उसलिए भी लिखी गई है जो आगे फिजिक्स में करियर बनाएगा। नहीं तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंटल जैसी चीज़ें डाल रखी होंगी, मतलब कुछ डीप चीज़ें भी होंगी जो हो सकता है कि आपके नीट के लिए काम की नहीं आए, है ना। तो ये अपनी समझ डेवलप करनी पड़ेगी कि अपने को इसको स्किप करना है कि नहीं। जहाँ तक न्यूमेरिकल की बात है ना, तो जब इंस्टीट्यूट में बच्चा पढ़ रहा होता है तो क्लास में इतने न्यूमेरिकल कवर हो जाते हैं कि उसको न्यूमेरिकल के लिए दिक्कत करने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं होगा कि आप क्लास में वो क्वेश्चन आपसे कवर ही नहीं हो रहे हैं जो उससे काम किया है ना। तो यदि आप टेक्स्ट बुक कोई नहीं भी पढ़ते हैं फिजिक्स में तो इससे एट द एंड कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट में जो पढ़ाया जाता है वो न्यूमेरिकल तो पूरे कवर ही हो जाते हैं, उसमें कुछ बचता थोड़ा है। क्लास में हो गया, टेस्ट में हो गया, फिर मॉड्यूल्स के होमवर्क हो गए, उसमें कुछ ऐसा प्रोफाइल नहीं बचता है कभी भी कि आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल जैसी कोई सेमेस्टर बचे। तो मतलब आपका कहना ये है कि एनसीईआरटी को पढ़े, क्योंकि हम बुक पढ़ते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस रहता है, तो हम जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं, पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ सकते हैं। तो एक बुक पढ़ने से एक फ़ायदा होता है कि हमारी मतलब मेमोरी का रीइंफोर्समेंट तो होता है, लंबे टाइम तक हम चीज़ों को याद कर पाते हैं, क्योंकि हमारा लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। तो बुक का पढ़ना तो रिप्लेस नहीं हो सकता है, बट उसमें बहुत सारा टाइम नहीं चला जाए। हम उसे बायोलॉजी की तरह लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ सकते हैं। हम उसे क्या करेंगे कि समरी वाइज पढ़ेंगे कि इस पूरे उस पैसेज में क्या कहना चाहता है राइटर, इसे फार्मूला क्या आया है, उसे मेन पॉइंट क्या आया है, न कि हमें उसे बायोलॉजी की तरह अंडरलाइन करके पढ़ना है, क्योंकि बायोलॉजी में हर लाइन पर वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिजिक्स में ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। नहीं, फिजिक्स में एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट ही आपसे पूछा जाएगा, या उससे कोई एसेसन रीजन आ गया, कुछ आ गया। रह गई बात न्यूमेरिकल की, तो मेरे को नहीं लगता कि जो क्लास करते हैं, जो पढ़ते हैं, उनके तो पूरे ही न्यूमेरिकल कवर ही हो जाते हैं। तो सर इसका मतलब ये हुआ, जैसा आपने कोई पॉइंट्स ऑफ पॉन्डर वर्ड यूज किया, तो बेसिकली जो डब्बे बंद वाले सवाल हाँ, हैं, पीछे लिखा रहता है एनसीईआरटी पॉइंट्स ऑफ पॉन्डर लिखे कभी कभी उसे उठ के थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ चुके हैं एसेसन रीजन में भी और अंदर थ्योरेटिकल, तो उनको पढ़ लेना चाहिए। उनको पढ़ लेना चाहिए और सवालों के चक्कर में ज़्यादा नहीं आना चाहिए। मतलब पढ़ ले सवाल, सवाल पढ़ने के बाद हमें ये तो पता लग जाएगा ना कि भाई मेरे को करना है कि नहीं करना है, कैसा क्वेश्चन है। ये एक बच्चे को समझ आ जाती है जब वो बहुत सारी न्यूमेरिकल क्लास में लगाता है, तो उसको समझ डेवलप हो जाती है कि ये मैथमेटिकल क्वेश्चन। लेकिन अपनी नीट की तैयारी को वो एनसीईआरटी से कंपेयर ना करें। हाँ, एकदम। अगर वो अपनी नीट की तैयारी को एनसीईआरटी से कंपेयर कर रहा है तो कहीं ना कहीं मतलब उसके रिजल्ट के खराब होने की संभावना है, या उसका कॉन्फिडेंस डाउन होने की संभावना है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, मतलब डेंस बुक है वो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको उसे डिराइव करना है, समझना है, उनको समझने के लिए दूसरी चीज़ें पढ़ना है, वो उसको ध्यान में रख करके लिखी गई है, ना कि वो मतलब उसको पढ़ करके रिप्रेजेंट करने के लिए लिखी गई है। तो प्यारे बच्चों, जैसा सर ने बोला कि जब हम नीट फिजिक्स की बात करते हैं तो नीट फिजिक्स में एनसीईआरटी को आप केवल थियोरेटिकल पोर्शन के लिए रखें, उसके अंदर जो बॉक्सेस हैं उन बॉक्सेस का ध्यान रखें, और इसके अलावा आप पॉइंट्स ऑफ पॉन्डर की बात करें। और जो सबसे बड़ी बात है ये है कि आप उसके क्वेश्चन कर तो लें, लेकिन उन क्वेश्चन से आप अपने आप को बेवजह जज ना करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर फिजिक्स में आपके नोट से और आपके मॉड्यूल से सफिशिएंट हो जाता है, लेकिन हम अननेसेसरी एनसीईआरटी को लेकर के थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं। जैसे बायो और केमिस्ट्री में होता है, ऐसा अमूमन फिजिक्स में नहीं होता है। सर एक सवाल जो है बच्चे अक्सर ये पूछते हैं कि सर मेरे फिजिक्स में अभी तैयारी करते समय, जैसे मान लीजिए महीना चल रहा है अभी जनवरी का सर, और जनवरी के महीने में उसके 60, 70 या 80 मार्क्स आ रहे हैं, तो सर वो हाँ फिजिक्स में अभी तो जबकि उसका सर बायोलॉजी में नंबर आते हैं, उसके केमिस्ट्री में नंबर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। तो सर मतलब हम उसको ये कैसे समझाएं कि भाई ये सब्जेक्ट एक कनेक्टेड सब्जेक्ट है कि इसके नंबर धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो सर इस बारे में आपका क्या एनलाइटमेंट है? मतलब जैसे किसी के 70-80 मार्क्स ही अभी आ रहे हैं, तो पहली बात अभी है हमारे पास इतना टाइम कि हम कर सकते हैं। दूसरा, एक कनेक्टेड चैप्टर होते हैं फिजिक्स में जी। यदि आपका इधर कमज़ोर है तो आगे अभी कमज़ोर लगेंगे। आप उनको सबको पढ़ते रहिए, पैरेलल चलाते रहिए कि भाई इसके 30% आते हैं, उसके 40% आ गए, आगे वाले के 60 आ गए, फिर आप पुराना रिपीट करेंगे तो आपको एक साथ आ जाएगा। कनेक्टेड जैसे मैकेनिक्स ही है, आप काइनेमेटिक्स से चालू करेंगे, रोटेशन तक पढ़ेंगे, बीच बीच में हर जगह लर्निंग गैप्स रहेंगे, लेकिन आप लगाते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए, आगे लगाते रहिए, फिर पीछे के लगाइए, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा आप क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन पिछले चैप्टर के रेगुलर लगाते रहिए।
तो धीरे धीरे करके वो एक साथ पूरा तैयार हो जाता है। सर मुझे बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसे सिनर्जी, एक डॉट्स बनाने से एक आकृति बनती है, तो फिजिक्स में ऐसे ही है ना सर? एकदम 100%। मतलब मैं व्यूअर्स को ये कहना चाहता हूँ कि परेशान ना हो, जिनके 60 70 80 नंबर आ रहे हैं। ऐसा कोई परेशानी नहीं होता। ऐसा नहीं कि केवल एक चैप्टर में बंद के रह जाना है, आप ओपन कर लीजिए 4-5 चैप्टर और हर दिन सबके 5-5 क्वेश्चन लगाइए। धीरे धीरे करके आपके कनेक्ट होकर के एक साथ 5 चैप्टर तैयार हो जाएंगे। भाई सबके सलूशन है, सबका कुछ है, सलूशन देख करके लगाना कोई ख़राब बात थोड़ा है। यदि हमें नहीं आ रहा तो देखेंगे ही नहीं, देखेंगे, पूछेंगे किसी से, पूछेंगे कोचिंग किस लिए आए हैं कि नहीं आता है तो बुक किस लिए होती, नहीं आता तो सॉल्यूशन देख लीजिए, फिर उसको बंद कर दीजिए, फिर 3 दिन बाद दोबारा अपने आप लगाइए। यदि आपसे लग गया मतलब आपको आ गया है। फिर कुछ दिन बाद तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज कीजिए कि जिसको आपने सॉल्यूशन देख के लगाया था वो उस समय तो स्ट्राइक कर गया, कितने दिन बाद दोबारा बिना हेल्प के आप लगा सकते हैं। तो आ गया तो ठीक है, आपको वो चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई है। उसमें आप जो मिस कर रहे हैं उसको अलग से नोट कर लीजिए कि भाई मेरे को इसमें कॉन्सेप्चुअल पॉइंट मिस हो रहा है या मेरा मैथमेटिकल पॉइंट मिस हो रहा है। सर फिजिक्स को पढ़ते समय हमारी रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए मतलब मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, जो बच्चे करते हैं फिजिक्स मैथ्स का रिवीजन हमेशा ही बहुत फास्ट होता है, उसको प्रिपेयर करने में बहुत समय लगता है। अच्छा, एक बार प्रिपेयर करने में टाइम लगता है? हाँ, एक बार आप प्रिपेयर कर लीजिए तो अपने नोट्स पलटते रहेंगे ना ऐसे, तो तैयार हो जाएगी, तो दिख जाएगा कि इस क्वेश्चन में ये फार्मूला लगाना, ये कैलकुलेशन है। आपको लाइन बाई लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट उसके लिए आपको अपने फंडामेंटल मजबूत करने पड़ेंगे। जब तक आपके फंडामेंटल मजबूत नहीं है, अब फंडामेंटल में क्या है? आप फंडामेंटल किसे कहते हैं सर? फंडामेंटल मैं बेसिकली 3 चीज़ों को बोलता हूँ, है ना। फंडामेंटल का मतलब एक तो वो सब्जेक्ट खुद क्या है, जैसे मोमेंटम, फोर्स, वर्क, एनर्जी, इसका एक बेसिक समझ जी कि ये क्या करता है। जैसे वर्क है तो फ्लो ऑफ एनर्जी है, फोर्स है तो चलो ठीक है मोशन को चेंज करेगा, है ना। तो इस तरह का एक फंडामेंटल समझ। दूसरा उसका फार्मूला डेफिनेटली, और तीसरा उस पर छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन तो 100% आने चाहिए कि यदि हम दो फोर्स हमने कहीं लगा दिया, हम ऐड कर रहे हैं तो हमें वेक्टर एडिशन तो नहीं फंस रहा। हाँ, 3 फोर्स लगे हुए हैं, मान लेते हैं कि रस्सी से बांध के रॉड लटका दिया है, अब रस्सी काट रहे हैं तो वो कितना एक्सेशन से जाएगा। तो भाई अपनी कोई बात क्लिक तो करनी चाहिए ना, कि रस्सी काट दिया तो ये वाला टेंशन 0 हो गया, अब इधर रह नहीं सकता तो ये mg उसको रोटेट मतलब करेगा। कहीं आप इंट्यूशन की बात तो नहीं कर? हाँ सही बात। इंट्यूशन तो कैसे आएगा? इंट्यूशन डेवलप होगा फंडामेंटल से। बिना फंडामेंटल की इंट्यूशन मजबूत नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो आपको पहले वो टर्म क्या है ये पता होना चाहिए, फिर उस टर्म का फार्मूला क्या है ये पता होना चाहिए, और फिर उस पर एकदम बेसिक छोटे छोटे सवाल कमांड होने चाहिए, बड़े नहीं छोटे। तो ये आपके फंडामेंटल को मजबूत कर लेगा। फिर आता है लिंकिंग पार्ट, जो एप्लीकेशन है। आप बड़े क्वेश्चन लगाएंगे तो फिर आप एप्लीकेशन सीखेंगे, और हमारे नीट का पेपर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड नहीं होता है। तो आप जो है हाँ कनेक्टेड होता है, पहले मीन पोजीशन निकलवा लेगा, फिर ब्लॉक का टाइम पीरियड पूछेगा। आप मतलब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में जा सकते हैं कनेक्टेड पार्ट में, जब पीछे के फंडामेंटल क्लियर। और वैसे वो आप इसी बार के देख लीजिए, उन्होंने जो एसएचएम में क्वेश्चन पूछा था, एक बॉक्स के अंदर रख दिया, अब मास बाहर निकाल दिया, है ना। तो एक तरह की डैम्पिंग हो गया है। बिल्कुल सही बात है, डैम्पिंग हो गया, क्योंकि हर बार एनर्जी कहाँ चली जाएगी? बाहर। आपकी जो मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी है वही तो एक्सट्रीम पोटेंशियल में जाएगी। अब आपने मास तो बाहर निकाल दिया तो उसकी एनर्जी क्या कर दिया? कम कर दिया। तो आप जो है उसको फ्रिक्शन से डैम्पिंग नहीं करा करके काइनेटिक एनर्जी को बाहर निकाल के मास को वेरिएबल मास से कर रहे हैं। ये एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। तो आप बताइए क्या ये मैथमेटिकल क्वेश्चन था? नहीं था। ये तो बेसिक समझ थी। और सर मुझे लगता है जीएसटी सर, अगर आप कभी नीट का पेपर बनाएंगे तो आप हमेशा ये सेट दिमाग में रखेंगे कि भाई बच्चा जो है उसका माइंडसेट नीट वाला है। हाँ, नीट वाला। और जब उसका नीट वाला माइंडसेट है तो आप ऑब्वियस है इस प्रोसेस को लेंदी करेंगे, ना कि उसको टफ करेंगे। हाँ, टफ नहीं करेंगे, और कभी टफ करते भी नहीं है। तो बेसिकली प्रोसेस को लेंदी करने का प्रोसेस कभी लेंदी कर देंगे या मल्टीपल स्टेप कर देंगे। मल्टीपल स्टेप, जैसे इस बार वो कैपेसिटर वाला ही लेंदी कर दिया। जी सर, बिल्कुल। यदि आप उसको फार्मूले से लगाते हैं तो आगे कैलकुलेशन उलझ जा रहा है। अच्छा, 1/c = 1/c1 वगैरह से लगाते हैं तो जल्दी आ जा रहा है। नहीं, तो ये बच्चे को पढ़ते पढ़ते अनुभव से ही आएगा, रट के नहीं आएगा। हमारे पास सर बच्चों का एक ये सवाल आया है जिसमें बच्चों ने ये पूछा है कि अगर मैं फिजिक्स को, मुझे चलिए पढ़ना तो है ही, लेकिन अगर मैं फिजिक्स को कुछ स्किप करना चाहूँ तो मैं किन चैप्टर्स को स्किप कर सकता हूँ? देखिए मतलब मैं इसका एक बड़ा प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताता हूँ कि जब हम मतलब केवल एक सब्जेक्ट की बात नहीं करते हैं, एक कंपटीशन की बात करते हैं। जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं ना तो हम कुछ भी स्किप करके नहीं जाते, सब कुछ बेसिक पढ़ के जाएंगे। अच्छा, जैसे मान लेते हैं कि आपने वर्क पावर एनर्जी स्किप कर दिया,
है ना, और आगे रोटेशन में कमांड कर लिया, मान लेते उल्टा मान लेते हैं, है ना। अब हुआ क्या कि वर्क पावर एनर्जी पे तो इजी क्वेश्चन आ गया और रोटेशन पे टफ आ गया, तो आपके दोनों चले गए। दोनों चले गए नहीं, क्योंकि आपने जिसको पढ़ा नहीं उस पर आपका कॉन्फिडेंस नहीं रहा, जिसको पढ़ा उस पर कठिन आ गया, या कठिन नहीं भी आया, लैंग्वेज गलत आ गई, परफेक्ट लैंग्वेज नहीं आई, तो आपको समझ में नहीं आया, वो छूट गए। तो हम जब कंपटीशन की तैयारी करते तो पढ़ते सब कुछ है, स्किप कुछ नहीं करना है। आपसे कुछ स्किप हो रहा है तो बेसिक तो पढ़ लीजिए कि फार्मूला, उसी कुछ एकदम बेसिक बात, क्योंकि आप 11th 12th पास करके आए हैं तो जीरो तो नहीं ही होंगे ना भाई। अपने उसको छोड़ देना, वो तो हम साइकोलॉजिकली मान ले रहे हैं कि मेरे को नहीं आ रहा, लेकिन किसी व्यक्ति का एक चैप्टर जीरो कैसे हो सकता है? वो 11th में 12th में पढ़ा है, दिया है, तो ऐसा नहीं होता है। तो अपने कम से कम फार्मूले पढ़ के जाएंगे, उसकी थ्योरी कुछ पढ़ के चले जाएंगे, जिससे हमें ये तो पता रहे कि इस चैप्टर में टर्म क्या क्या है, वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, कुछ थ्योरेटिकल, जिससे कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आ गया एकदम छोटा सा कि चलो ठीक है इन 4 में से करेक्ट आंसर बताओ या करेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट बताओ, ऐसा भी तो आता है कि नहीं आता है। तो यदि आपने नहीं पढ़ा तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मुझे लग रहा है सर, मुझे तो मेरा खुद कॉन्फिडेंस आपसे बात करके बढ़ रहा है, क्योंकि मैं भी फिजिक्स तो देखता ही हूँ, तो मुझे ये बात समझ में आने लगी सर कि मैं भी लगभग यही बात सोचता हूँ कि सुपरफिशियली नीट में पूरा सब्जेक्ट पढ़ के जाना चाहिए। 100% किसी भी कंपटीशन है पूरा ही पढ़ के, मतलब आपका कहना है कि डिटेल में जाओ ना जाओ, डेप्थ में जाओ ना जाओ, लेकिन सुपरफिशियल आपको सब आना चाहिए, चाहे विंस डिस्प्लेसमेंट लाओ, कुछ भी हो, चाहे आसपास की चीजें पढ़ के जाना चाहिए। सर मुझे एक इंसिडेंट याद आता है, मतलब पिछले से पिछले साल के, जब एक एक्सरे पे सवाल आया था, और जब वो एक्सरे पे सवाल आया तो मेरे ख्याल से आप ही के नोट्स में वो सवाल था। हाँ, वो मैंने करा दिया था। क्योंकि लोग ये कहते थे यार एक्सरे तो है ही नहीं, हाँ, सिलेबस में नहीं, और सर वो सबका गलत था, रूट भी वाला। अच्छा, जब मैं पढ़ा रहा था क्लास में बच्चे बोले थे सिलेबस में नहीं है, मैंने कहा तब भी पढ़ लो यार, एक लेक्चर ही तो पढ़ना है अपने को। अच्छा, वो क्वेश्चन नया नहीं था सर जी, क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ रखा था, रिपीट किया। अच्छा, होता क्या कि जैसे आप पेपर सेट करें नीट का, अब आपने पुराना पेपर देखा तो आपको क्वेश्चन अच्छा लगा, उठा लिया, और आपने सिलेबस देखा ही नहीं कि है कि नहीं है, तो आ गया वो। हाँ सर, बिल्कुल ठीक कह रहे थे आप। उसके अंदर जब लैम्डा वाला जो बच्चों ने लगाया, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट वी, जो डी ब्रोगली में होता है, लेकिन एग्जैक्टली जबकि एक्सरे में जो आंसर आ रहा था वो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज से आ रहा था। हाँ, वो तो है ही है। जैसे मान लेते हैं भाई अपना इलेक्ट्रॉन गया, तो आपने वोल्टेज भी लगाया तो कितनी काइनेटिक गेन किया, ई इनटू भी गेन किया। एग्जैक्टली। अब वो फोटोन निकला तो इससे ज्यादा एनर्जी का तो निकल नहीं सकता है, तो hc/λ, तो मैक्सिमम एनर्जी तो लैम्डा मिनिमम, तो इन दोनों को बराबर कर देना है, आ जाएगा। तो ये कॉमन सेंस क्वेश्चन। हाँ, और सर इस मुझे लग रहा है सर, इस एग्जांपल से हमें व्यूअर्स को, बच्चों को ये बात समझनी चाहिए कि यार कोई भी चीज अपने को बेसिक छोड़ के नहीं जाना, बेसिक, और बेसिक के साथ उसका आसपास का भी पढ़ना। अच्छा देखिए, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए एक्सरे पढ़ना जरूरी नहीं है ना, आपका बेसिक क्या समझना जरूरी है कि एक्सरे में क्या हो रहा है कि आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेलेट हो रहा है और वहां से फोटोन निकल रहा है, तो इसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी है, ई इनटू बी, और उसकी निकल कितनी रही, hc/λ, बराबर कर दो, बराबर कर नहीं, कॉमन, यही तो मैं कह रहा हूँ, यही कॉमन सेंस है। तो अपने को बेसिक बात छोड़ करके नहीं जानी है, बेसिक बात छोड़ करके नहीं। एग्जाम दे रहे हैं, पूरा 1 साल बैठ करके तैयारी करके एग्जाम दे रहे हैं, तो हमें बेसिक बातें कभी छोड़ के नहीं जानी है। तो सर इसका मतलब ये है कि जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, मतलब पूरी फिजिक्स में, पहले तो उसको सुपरफिशियली पूरा पढ़ें एकदम, और सर उसके आसपास का भी पढ़ें। मतलब अगर बर्नौली थ्योरम पढ़ी है तो वेंचुरीमीटर भी पढ़ के जाए, जरूर पढ़ ले, लिखा है नहीं लिखा है, वो छोटी छोटी बातें तो अपने को पढ़ ही लेना चाहिए, उनके छोटे छोटे डेरिवेशन कर ले, देख ले, जिसे तभी तो हमारी मेमोरी में रहेगा, तभी तो हम कर पाएंगे। और ये इस बात की गारंटी है भाई जीएसटी सर के मुंह से कि देखो पेपर जो है फिजिक्स का टफ नहीं आता, कनेक्टेड आता है, नहीं आता, इतने साल हो गए सर आपको पेपर देखते हुए, तो मेरे ख्याल से आपने भी बच्चे के फ्रेम में कभी सोचा ही होगा पेपर? नहीं, मतलब बहुत साल हो गए पढ़ाते हुए, तो आपको भी लगता ही होगा कि यार भारी भारी तो ठीक है, लेकिन कम से कम कनेक्टेड तो है। कनेक्टेड है, इजी पेपर है सर। आप देखो कभी भी टफ नहीं दिए हो, और यदि कोई टफ है भी तो 1-2 ही तो मैथमेटिकल बड़ा होता है। आप 45 में पहले 40 तो कमांड कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं। तो सही बात है, 40 बोल भाई, हम 100% टारगेट की जगह मेरे को लगता है कि हम पहले कमांड करते जाएं कि चलो 70, 80, 90 इस तरह बढ़ते जाएं, तो हमें कभी भी 5 क्वेश्चन से ज़्यादा लेंदी तो कभी भी नहीं आएंगे, कभी आए ही नहीं, क्योंकि 1 घंटे में यदि आप बहुत लेंदी दे देंगे तो किसी का पेपर नहीं होगा, सबके लेंदी हो गया, सबके लिए लेंदी। तो 40 तो हमेशा छोटे ही होंगे। सर अगला सवाल ये कि सन 2025 का जो पेपर था, उस 2025 के पेपर में बच्चों को फिजिक्स टफ लगी, डेफिनेटली एक हड़बड़ाहट सी पैदा हो गई पेपर को देखने के बाद। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे में एग्जामिनेशन टेम्परामेंट का क्या रोल, और उस समय कैसे इन चीज़ों को फेस करना चाहिए?
टेम्परामेंट। एग्जामिनेशन में क्या होगा, जब वो एग्ज़ाम दे रहा होगा तो सबसे पहले तो वो क्या करेगा, बायोलॉजी अटेम्प्ट करेगा। यदि वो बायोलॉजी अटेम्प्ट करेगा और बायोलॉजी मान लेते कुछ लेंदी हो गया और वो उसको टाइम 45 मिनट में नहीं कर पाया या 1 घंटे 5 मिनट खिसक गया, तो अपने आप साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्डअप होने लगता है। और यदि केमिस्ट्री भी लेंदी हो गई तो फिजिक्स जाते जाते वो घबराना स्टार्ट कर देता है। और यदि फिजिक्स में कहीं पर भी कुछ हमें लेंदी क्वेश्चन पड़ गए, कुछ कठिन पड़ गए, तो हमें घबराहट होने लगती है। तो वहाँ पर अपने को टेम्परामेंट कैसे बना कर रखना है कि जो नहीं आया पहले उसको स्किप कर दे, जल्दी जल्दी उन क्वेश्चन को कर ले जो ईजी है, इसके बाद फिर हम दोबारा उनको रिविजिट करें जो हमें नहीं आ रहा। ऐसा नहीं कि हम बैठ करके पहले उसमें टाइम ख़राब कर रहे हैं। सबसे पहले उन क्वेश्चन को कर लें जो तुरंत आते जा रहे हैं। तो एक तो हमारा पूरा पेपर स्कैन हो जाएगा, हमारा ये डर ख़त्म हो जाएगा कि हमारा अभी हम एक क्वेश्चन बाकी हो नहीं बाकी, जल्दी जल्दी कर लें। जो एकदम तुरंत हो सकते हैं, आधा मिनट 1 मिनट में हो सकते हैं, ऐसे कर डालें तो कुछ तो मिलेंगे 45 में। इसके बाद चूँकि पूरा पेपर निकल चुका होगा एक बार आपके नज़र से, तो आपको पता है कौन सा लेंदी कौन सा है, तो आप ऐसे कर लें। जिसमें अटक रहे हैं, रुक रहे हैं, उसको स्किप करके आगे बढ़ जाइए। तो आपका पूरा पेपर हो गया, आपने देख भी लिया कि ठीक है, छोटे छोटे सारे ख़त्म भी हो गए आपके। अब आप दिमाग लगा कर कर सकते हैं, तो आराम से मैनेज हो सकता है। ऐसा नहीं कि पेपर मैनेज नहीं होता, लोग मैनेज करते ही हैं। जब ईजी होता है तो 720 में 720 भी तो आ जाते हैं, और जब लेंदी होता है तो किसी की नहीं आए। और सबसे बड़ी बात रैंक की है या नंबर की, ऑब्वियस है रैंक की बात होती तो रिलेटिव है ना। बच्चे क्या नंबर पे चले जाते हैं। अब आप सोचिए पिछले पेपर में जिन बच्चों ने नंबर के बारे में सोचा, जिन्होंने ये सोचा कि यार 650 पे 600 पे कॉलेज नहीं मिलेगा, ऑब्वियस दूसरे को भी होगा। हाँ, सबको होगा। तो यदि लेंदी है तो सबके लेंदी होगा, लेंदी है तो सबके लिए होगा। और क्योंकि सर आप सोचिए पेपर में भी आपको, मुझे लगता है मार्क्स की जगह रैंक पे फोकस करना चाहिए। हाँ, रैंक ही आपको फील हो जाना चाहिए यार पेपर भारी आ रहा है तो मुझे पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। लगातार 25 को छोड़ दें तो पिछले 2-3 साल से लगातार पेपर काफ़ी इजी आ रहे थे। जी। तो लोग 720 में 720 ले आ रहे हैं। तो उनको क्या लगता था कि बहुत सारे ना, तो नहीं तो पहले आप पुराना देखें ना 480 तक एडमिशन हो जाते थे। सही बात है। पहले तो इतने बहुत नंबर होते थे, बहुत नंबर होते थे, तो इसलिए सही बात है। और एग्जामिनेशन टेम्परामेंट में बच्चे को मेरे ख्याल से सर धैर्य नहीं खोना चाहिए, कहीं भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। हाँ, मतलब घबरा के खराबी तो करेंगे नहीं, सही बात है। यदि है नहीं, इसीलिए तो इंस्टीट्यूट इतने सारे टेस्ट क्यों लेती है, क्योंकि आप अंदर से साइकोलॉजिकली क्या कर सके, मजबूत हो सके, आप घबराएं नहीं। नहीं, इसलिए तो हर हम लोग 21 डेज में क्यों आपके टेस्ट लेते रहते, इसलिए कि आप अंदर से क्या कर सके, उस प्रेशर फियर को रिमूव कर सके और बिल्कुल और घबराहट के टाइम पे राइट डिसीजन ले सके। क्या ठीक है भाई ये लेंदी है, मैं इसको स्किप कर देता हूँ, आगे चलता हूँ। हम क्या राइट डिसीजन नहीं पाते। मान लेते हैं कि हम कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं, नहीं आया, फिर से अटेम्प्ट किए, फिर अब हम 10 मिनट उसी में लगा दिए और इसके बाद छोड़ रहे हैं या अंदाज़ा लगा रहे हैं, तो ये हमारा 10 मिनट वेस्ट हो गया ना। तो उसका मतलब स्किप करना आना भी एक आर्ट है। हाँ, आपको स्किप बाद में रिव्यू कीजिए ना उसको। हो सकता है कठिन ही हो सकता है गलत ही हो सकता है ऑप्शन से, और गलत दो ऑप्शन से आ जाए, बहुत सारी चीजें हो सकती है ऑप्शन से आ जाए। तो हो सकता है कि लगाने में डिफिकल्ट तो कॉमन सेंस से आ रहा हो। सर बायो में तो आप सब जानते हैं कि एक चीज़ें याद करनी होती हैं, केमिस्ट्री में भी लगभग याद करनी होती है, फैक्चुअल सब्जेक्ट। हाँ, लेकिन सर क्या फिजिक्स में बच्चे को सवाल को पढ़ना, फिर उसको विजुलाइज करना, कुछ मैथ्स यूज़ करना, कुछ लिंकेजेस डालना, तो मतलब सर इसके लिए उसको कैसे चीज़ों को वो आसान कर सकता है? नहीं, आसान उसके लिए देखिए तभी हो सकता है जब उसने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस, हाँ, क्योंकि यदि वो कम क्वेश्चन लगाया होगा ना तो नहीं विजुलाइज कर पाएगा। एग्ज़ाम में उससे नया सवाल तो फिजिक्स से कभी भी नहीं लगेगा। जिस तरह क्वेश्चन उसने लगाया नहीं है, घर में प्रैक्टिस नहीं किया है ना, एग्जाम में उससे नहीं लगेगा। इसलिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हर वेराइटी के कवर करके ही जाए, देखे हुए होने चाहिए। एकदम बिना देखा क्वेश्चन नहीं लगेगा फिजिक्स का एग्ज़ाम में। मेडिकल के बच्चे से नहीं लगेगा क्योंकि टफ है उसके लिए, है ना, फियर फैक्टर भी है। हाँ। तो अनदेखा क्वेश्चन तो नहीं लगेगा। देखो भाई, बहुत महत्वपूर्ण बात जो सर ने बताई कि सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा देखो और इतना देखो कि वो आपकी परमानेंट मेमोरी में चला जाए। हाँ, क्योंकि सर उस जैसा सवाल आप कर सकते हो एकदम, है ना, एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन उस जैसा सवाल। सरफेस टेंशन वाला बिना देखा हुआ था, कभी भी आज तक नहीं आया, बिल्कुल, लेकिन था तो कॉमन सेंस का ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर का कॉमन सेंस से आंसर आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, लेकिन चूंकि बच्चे ने देखा नहीं, कभी इस तरह के क्लासेस में पढ़ाए गए नहीं, तो किसी को हिट किया नहीं। तो व्यूअर्स एक बात समझने वाली है, जिन सवालों को आपको लग रहा है बेसिक फील आ रही है कि यार ये नहीं होगा, तो आप उन्हें छोड़ दें, उन पर अगला पढ़े, पहले बेसिकली बचे तब कर ले। तो बेसिकली सर आपका ये कहना है पहले सवालों को पहचाने, एकदम पहला तरीका ये है, पहले करते चले जाएं। हाँ, पहचाने के करें और फिर उसके बाद लगे कि यार जो क्वेश्चन नए हैं फिर वो उनको ट्राई करें,
उनको वो पता चला कि हम उसे में लगे हुए में टाइम वेस्ट हो गया, फिर छोड़ना पड़ रहा है, तो दूसरे क्वेश्चन का टाइम खत्म हो गया, तो हमारे पास टाइम कम पड़ेगा, तो ऐसा होगा कि हम सारे क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाएंगे। और ये यूजुअली बच्चे एग्ज़ाम के बाद बोलते हैं कि सर मैं पूरा पेपर ही नहीं पढ़ पाया। तो पूरा पेपर नहीं पढ़ पाया का मतलब टाइम कम हो गया। अच्छा, यदि केमिस्ट्री बायो हिंदी हो गया होगा तो उसको फिजिक्स में 45 मिनट ही बचे। एग्जैक्टली। अच्छा देखिए, 3 घंटे का पेपर है नहीं, मतलब मेरे को लगता है, क्योंकि 20 मिनट तो सर्कल भरने में जाते होंगे ना, नहीं जाते होंगे, बिल्कुल जाते तो आप 20 मिनट तो माइनस कर दीजिए ना। बिल्कुल सर, हाँ कितना भी तेज करे 15-10 मिनट तो लगते ही लगते होंगे हमारे भरने में। 10-12 से कम तो नहीं लगते होंगे। मैं एक दिन क्लास से पूछ रहा था बच्चों से कि अच्छा ये बताओ कि जी अपना इंटरनल टेस्ट देते हो तो तुम्हें सर्कल भरने में कितना टाइम लगता है? कितना समय लगता तो कुछ बोले 15 मिनट, कुछ बोले 12 मिनट, कुछ बोले 20 मिनट। तो हम क्या है कि एग्जामिनेशन में बैठे हैं तो हम घबराहट सब मान के 20 रख लेते हैं ना, अपर लिमिट मान के चलते। तो भैया आप 3 घंटे 20 मिनट घटा दीजिए, इसके बाद आपके पास टाइम बचा हुआ है। तो यदि आप एग्जैक्टली 1-1 घंटे बायो और केमिस्ट्री में दे चुके हैं तो अब आपके पास फिजिक्स के पास 40 मिनट ही है। तो यदि आपको अच्छा पूरा फिजिक्स करना है ठीक से, तो आपको अपने बायो को थोड़ा टाइम को कम करना पड़ेगा, 50 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाए। सर आप नव्या मिश्रा के बारे में तो जानते ही हैं। नव्या मिश्रा क्लासरूम की स्टूडेंट रही है, अपनी पढ़ी है, तो नव्या मिश्रा ने 30 मिनट में बायोलॉजी ख़त्म कर ली थी। कर लेते हैं। तो आप सोचिए तभी उसके नंबर जो है 700 प्लस आए, वरना अगर मान लीजिए सोचिए अगर नहीं होता अपने तो को कैसे मतलब कर करना पड़ेगा, क्योंकि यदि हमें 20 मिनट 15 मिनट तो हमारे सर्कल रखने में जाएंगे, और इसके बाद जो टाइम बचा है तो यदि हम 1-1 घंटे उधर लगा दिए तो फिजिक्स में वैसे टाइम कम हो गया। सर ऐसी बातों से डर लग रहा है मुझे, तो मतलब डर लगना चाहिए क्या सर, या उसको नहीं, फेस डर करना क्यों चाहिए? लगना चाहिए? तो जीवन है, जीवन में डरेंगे क्यों? हम तो अपने बेहतर भविष्य के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। एग्जामिनेशन तो जीवन उसका एक पार्ट है, तो डरेंगे क्यों? हाँ तो प्यारे बच्चों ये बात अच्छे से समझिए कि कबूतर की आंखें बंद करने से बिल्ली चली नहीं जाती। अगर कबूतर के सामने बिल्ली आ जाए तो स्वाभाविक है, कभी कभी कबूतर की प्रकृति होती है कि वो आंखें बंद कर लेता है, उसको लगता है कि बिल्ली चली गई, लेकिन ऐसा नहीं है, वो बिल्ली जाती नहीं है। उसको याद रखना होगा उसके पास पंख हैं, उसको वो उड़ सकता है और अपने को बचा सकता है। यानी कि अपने ऊपर आत्मविश्वास रखिए तो आप इन चीज़ों से लड़ सकते हैं। और फिर जैसे सर ने कहा तो सर की बात से कॉन्फिडेंस आता भी है, क्योंकि जो सर इतने दिनों से इतने सारे बच्चों को मेंटर कर रहे हैं, इतने सारे बच्चों का फ्रेम सर ने देखा है, तो वो बात वास्तव में मुझे लगता है शायद उस जगह पर बिल्कुल सटीक बैठती है। सर मेरा सवाल ये कि फॉर्मूला बुकलेट का क्या योगदान है फिजिक्स के अंदर? काफ़ी ज़्यादा है। देखिए मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि हमें फार्मूले भूल जाता है, तो फार्मूला बुकलेट इंस्टीट्यूट से मिल जाती है तो अच्छी है, नहीं तो अपना प्रैक्टिस करके अपने बनाना तो है ही है। भाई हमें फार्मूला तो बहुत सारे फार्मूले हैं ना सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड में कितने सारे हो जाते हैं, फिर उससे वेव के और जुड़ गए, एसएचएम जुड़ गए, ठीक है मैकेनिक्स में कम है, लेकिन आप बाकी जगह तो फार्मूले बहुत ही ज़्यादा है ना। सरफेस टेंशन विस्कोसिटी में भी बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल सही और कुछ दिन बाद भूल भी जाते हैं। मेमोरी मतलब हमारी मेमोरी सर काम ही नहीं करती कि आप एक बार पढ़ लें तो आपको हमेशा याद रहे। Exactly. हमारा मेमोरी है ही नहीं इस तरह की, नहीं तो हमें बार बार, तो बुकलेट का इंपॉर्टेंस तो है ही। और अपने जैसे खाली बैठे हैं, आपके पास बुकलेट है, खाना वाना खा रहे हैं, आराम कर लिया, सीरियस नहीं पढ़े, तो बुकलेट पलट रहे हैं, तो जब पलटते रहेंगे तो ब्रेन अपना फोटोग्राफिक मेमोरी कलेक्ट करता रहता है और बिना पढ़े वो फार्मूला मेमोरी में डालता रहता है। तो आप केवल उसे पलट भी सकते हैं कि आपके पास बुकलेट है, चलो ठीक है पेज देखते चले जाए तो डायग्राम देख लेगा, फार्मूला देख लेगा, बॉक्स देख लेगा, तो बिना पढ़े भी बहुत सारी चीज़ें हमारा ब्रेन गेन कर लेता है। तभी तो बच्चों को छोटे छोटे डायग्राम के थ्रू पढ़ाई करते हैं ना। ऐसा थोड़े कोई डायग्राम का डिटेल पढ़ता है या उसका कर्वेचर देखता है, नहीं उसको कलर सिखाते हैं ना, तो कलर देख लिया, साइज देख लिया, तो ये जो है हमें विजुअल लर्निंग में मदद करता है। तो यदि आप बुकलेट ले रखें तो उसे पलट भी लें तो भी फिजिक्स में काम कर जाता है, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, देख करके पता चल जाता है ये फार्मूला लिखा है, यहाँ स्क्वायर था, यहाँ रूट था, यहाँ ये था, ये बड़ी मदद करती है। तो जैसे हम फार्मूला देख रहे हैं तो हमें फार्मूले के डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें उसे थ्योरम को प्रूव करना है। हाँ ठीक है कि हम पढ़ते समय कुछ मैथमेटिकल स्किल डेवलप करना है तो अलग बात है, लेकिन हमें हर फार्मूले के डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, हम उसे रिजल्ट याद रख सकते हैं। हाँ क्योंकि वो डेरिवेशन देख करके कॉपी मोटी हो रही है, आप डेरिवेशन पे जा क्यों रहे हो? आप तो सीधे फार्मूला याद रखो और कनेक्ट कर दो चीज़ों को। अब आप अपना बुकलेट बना लें, इंस्टीट्यूट से मिलती है वो रख लें, है ना, लेकिन एक फार्मूला की लिस्ट तो अपने पास होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चैप्टर्स में फार्मूले हैं भी काफ़ी ज़्यादा। भाई एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे ना, हम लोग तो बहुत साल से पढ़ा रहे हैं तो हमारे लिए नेचुरल बात हो गई है, नहीं? सही बात। फिर हमने बहुत
सारी बुक्स पढ़ ली है, कितने साल की क्वेश्चन लगा लिए। और सर हम तो फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं, बच्चा तो केमिस्ट्री सारा केमिस्ट्री भी बायो भी पढ़ रहा है, फिर बायो भी पढ़ रहा है। मतलब स्ट्रेस है कंटिन्यूअसली। और जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं उनमें एक स्वाभाविक स्ट्रेस रहता है कि 12th के बाद हमारी पढ़ाई रुकी हुई है। नहीं, वो एक स्वाभाविक बात है। अच्छा 12th तक तो लगातार एक क्लास आगे चला गया, अब आगे अचानक उसका आगे जाना ही बंद हो। 22 लाख बच्चों का कंपटीशन बच्चा दे रहा है, तो इसलिए उसके लिए एक स्वाभाविक बात है। तो उसके लिए क्या कर सकता है, वो अपने नोट्स बना के रख सकता है, जैसा भी बात, क्योंकि हर बच्चे का अपना अलग है उसका, कि उसको कैसे समझ में आएगा, उसकी अपना मेमोरी पैटर्न है, उसका अपना लर्निंग पैटर्न है। भले ठीक है कि हम सभी इंडिविजुअल हैं, एक जैसा है, बट हर व्यक्ति का अपना भी तो एक पैटर्न होता है जो इतने लंबे टाइम में एकेडमिक्स के थ्रू डेवलप होता है। भाई नॉलेज तो एग्जिस्टिंग नॉलेज पर ऐड होगा, नहीं भाई नॉलेज कोई ब्लैंक तो हो नहीं सकता। तो आप पढ़ते हैं फिर ऐड करते हैं, फिर ऐड करते हैं, तो एग्जिस्टिंग नॉलेज पे हम ऐड करते चले आते हैं। इसलिए सेम चीज़ अलग अलग बच्चे को अलग समझ में आएगी। हाँ, ये बात आपने सही की। मतलब खुद को, बच्चे को अपने बारे में पता, और वो उसको ही पता होता है, उसी को पता होता है, किसी को पता नहीं होता। इसलिए जनरलाइज्ड गाइडेंस काम नहीं करते हैं कभी। जनरलाइज गाइडेंस काम नहीं। भाई हम लोग से बच्चे पूछ रहे हैं तो हम लेते हैं कि बेटा नोट्स लेके आए करो, अपने नोट्स ले आओ, तो हमें पता चल जाएगा ना, आपकी लिखने की प्रैक्टिस से कुछ से तो हमें पता चल जाएगा। हम बातचीत करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछेंगे तो हम ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। हम आपके क्वेश्चन पूछने से या आपके क्वेश्चन सॉल्व करने से समझ में आ जाएगा हमें कि आखिर आप कहाँ पर उलझ रहे हैं। मतलब मुझे तो एक बात यहाँ से आपकी बहुत बढ़िया ये समझ में आ रही है कि स्टूडेंट शुड बी एक्सप्रेसिव। उसको अपने को एक्सप्रेस करना आना चाहिए, उसको अपनी टीचर से रिगरस बात करनी चाहिए, बात कर ले, मतलब संकुचित थोड़ा संकुचित नहीं होना चाहिए, संकोचित स्वभाव तो होता है, देखिए, है ना। हाँ, नहीं, लेकिन उसको ओवरकम करे, मतलब उसको ओवर, क्योंकि वो भी एक प्रॉब्लम है। इंस्टीट्यूट्स में वैसे ज़्यादातर माहौल तो बहुत ही अच्छा रहता है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि हम माहौल तो बहुत ही अच्छा हम लोग रखते हैं कि बच्चा कम से कम डरे नहीं, डिस्करेज नहीं हो, डिस्टेंसेस नहीं बढ़े या डिमोरलाइज फील नहीं करे, है ना। तो इस तरह का माहौल तो रखते ही है। हाँ, इस तरह का माहौल रखते हैं, लेकिन फिर भी आपका ये कहना है कि इस समय लास्ट मोमेंट पे बच्चे को एक्सप्रेसिव होना चाहिए, उसको बिना डर के टीचर से बात करनी चाहिए और खुल के चर्चा करनी। कोई इश्यू से तो आ जाए, कोई चीज़ छोटी बड़ी नहीं है भाई, छोटी बड़ी क्या है, हमें नहीं आता। और हाँ, और क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा है, लोग क्यों इस बारे में क्यों, मतलब क्यों सोचे। हमें दुनिया में अपने एग्जिस्टेंस के लिए जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है भाई। हम जो हैं हम भी स्वीकार हैं अपने रूप में, हम किसी को जस्टिफाई क्यों करेंगे। नहीं, ये तो संसार है, हर तरह के लोग हैं। नहीं, 22 साल में लोगों को नोबेल प्राइज मिल रखा है। सही बात है, लेकिन अब वो सत्यापित हुए, तो ये थोड़ी था कि उन्होंने जो काम किया पुराना खराब था, उसका प्रतिफल आज मिला है। प्रतिफल आज मिल रहा है। ये तो संसार है, हमें अपने को देखना है बस। अब वो बहुत तो प्यारे बच्चों, एक्सप्रेसिव रहिए, अपनी बात को करिए अपने टीचर्स के साथ। जैसे सर ने कहा बिना संकोच की बात करें। हाँ, और सर कभी कॉपी देख के आप अपनी कॉपी भी दिखाइए, सर मैं ऐसे काम करता हूँ, ये मेरा स्टाइल है लिखने का, ऐसे मैं सवाल करता हूँ। तो उन सब से क्या होता है, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता है। और अपने जब मॉड्यूल करते हैं तो क्रिटिकली एनालाइज करके पूछ लें कि सर मेरे को ये नहीं आ रहे हैं, तो क्या ये मैथमेटिकल हैं या थ्योरेटिकल हैं, क्या मैं करूँ नहीं करूँ, ये सब बातें टीचर से बात की जा सकती है। सर अमूमन ना इस समय बच्चे को थोड़ा सा क्या है, नीट वाले बच्चे को हल्की सी क्या एंजाइटी होती है, सेल्फ डाउट भी हो जाता है। तो सर सेल्फ डाउट और एंजाइटी का मतलब उसका एक क्या इलाज होना चाहिए? ये देखिए, मतलब मेरे को लगता है कि पढ़ाई करते समय एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे चूँकि हम पढ़ते जाते हैं, हमारे चैप्टर बहुत सारे बढ़ते जाते हैं। अच्छा, आइडियल तो ऐसा होता नहीं कि हमें सारे चैप्टर तैयार हो, किसी के साथ नहीं होता, आगे पीछे करना पड़ता है। नहीं कि 80% तैयार है, तो धीरे धीरे पाइलअप होने लगता है, इकट्ठा हो जाता है, तो हमें एंग्जाइटी आने लगती है। स्वाभाविक है कि हमें जो है फियर फैक्टर आने लगता है, डरने लगते हैं। तो इसका इलाज सबसे अच्छा ये होता है कि अपने टीचर से जाके मिल लें, बात कर ले। बस सर चलते हैं इस को समाप्त करने की, और इस कड़ी में बस अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैंने काफ़ी सुना है कि आपको पढ़ने का शौक है। हाँ, दिन भर पढ़ता रहता हूँ। आप क्लास के बाद भी जो है खूब पढ़ाई का काम करते हैं। मैं इतना बता सकता हूँ कि कोई बच्चा मेरे बराबर नहीं पढ़ सकता है, मेरे खुद के बच्चे नहीं पढ़ते। तो आपको शौक है सर पढ़ने का? बीमारी मान सकते हैं। सर आपने डिग्रियां भी ली हैं कुछ? बहुत। जैसे सर मतलब मैं जिस समय ऑनलाइन चालू ही हुआ था, तो मैंने अपने को हार्वर्ड में इनरोल किया था न्यूरो साइंस के लिए। अच्छा, तो फंडामेंटल्स ऑफ न्यूरो साइंस था, बेसिकली 2 साल का कोर्स था। तो वो था, और एक था जेनेटिक्स एंड ह्यूमन बिहेवियर का, जो बेल्सी यूनिवर्सिटी से किया था, और एक मैंने स्टैनफोर्ड का भी साथ में किया था, क्वांटम मैकेनिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स। बहुत प्यारा कोर्स था। और एक मैंने किया था, मतलब वो नोबेल लॉरेट से कॉस्मोलॉजी पर, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी के थे, तो उनसे मैंने कॉस्मोलॉजी पर एक कोर्स किया था। तो मैंने बहुत सारे किए थे, मेरी वेबसाइट में पड़ी हुई है, 15 डिग्री है। मतलब ये एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे मोशन एजुकेशन में इतने बढ़िया एजुकेटर हैं जो अपने सब्जेक्ट के अलावा इतना सारा ज्ञान रखते हैं। सर मेरा एक छोटा सा सवाल ये आपसे है कि
जब पढ़ते पढ़ते बच्चे का मन उचट जाता है, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट है, सबका कभी उचट कभी जाता बच्चे के मन में थोड़ा सा एक उसका अटेंशन स्पैन अफेक्ट होता है। सर इसके लिए कोई साइंटिफिक टेक्निक है या बच्चे को इससे कैसे डील करना चाहिए? नहीं, देखिए जैसे मान लेते हैं हम कि कोई भी हम वर्क करते रहते हैं, थक जाते हैं, है ना, तो हमारा ब्रेन अपने आप मना कर देता है उसको, क्योंकि वो हमें सर्वाइवल मोड में चला जाता है, रोकना चाहता है। मशीन है, सही बात है, मशीन की टेंशन में आ रहे हैं, तरह। परेशान हो रहे हैं, नहीं गेन करें तो उसका इंटरेस्ट लूज हो जाता है। अच्छा, तो हमें क्या करना चाहिए कि ठीक है कि अपने पैटर्न को क्या करें, शिफ्ट कर लेना चाहिए कि ठीक है हम बहुत लंबे टाइम से पढ़ रहे हैं तो बंद कर दिए, बंद करके थोड़ा टहल लिए, और फिर बंद करने के बाद उसको सीधे मेमोरी में रिकॉल करें, तो आधा अधूरा याद आएगा, इसके बाद फिर से इंटरेस्ट आ जाएगा कि आगे वाला देख लेता हूँ। तो इस तरीके से हम अपनी स्पाइन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बढ़ा पर शॉर्ट स्पाइन तो रहता ही है, और आज का सोशल मीडिया के ज़माने से चूंकि हमारी ब्राउजिंग की हैबिट हो गई है, हाँ। आगे चले पढ़ दिए पलट दिए, उसकी वजह से हमारा वैसे भी शॉर्ट स्पाइन थोड़ा कम हो गया है, अटेंशन स्पाइन। लेकिन पेपर तो वही है सर, पेपर तो वही आ रहा है, तो अपने को क्या है, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाना पड़ेगा, तो लंबे टाइम तक बैठने की हैबिट डालनी पड़ेगी, अपने को बैठने की हैबिट डालनी पड़ेगी। हाँ, पढ़ना पड़ेगा, और उसको छोड़ करके कुछ देर बाद दोबारा करें, उसको दूसरी चीज़ पढ़ लें, फिर उसको रिवाइज करें, जब पढ़ाई बंद कर दें तो दिमाग में उसको चलाएं। जैसे मेरी क्या है कि यदि मेरे तो रोज़ ही प्रॉब्लम अटके रहते हैं, मैं कंप्यूटर साइंस में डेली प्रोग्राम लिखता हूँ, तो मेरे डेली अटके रहते हैं, तो जब मैं यहाँ से गाड़ी उठा के जाता हूँ तो पूरे रास्ते में सोचते हुए जाता हूँ कि कहाँ तक मेरा अटका था। गया घर में, यूनिफॉर्म चेंज किया, कंप्यूटर में बैठा और उस पर लग गया। मतलब आपने उस चीज़ को फिर दोबारा सोचा, रिग्रेसली सोचा, और लंबे टाइम तक सोचते रहते हैं, लंबे टाइम तक, कई लंबे टाइम तक दिमाग में। इस तरह बच्चे को जो नहीं आ रहा कॉपी बंद कर दे, जब कभी खाना खा रहा है, बैठा है खाली, तो उसको रिकॉल करे कि आखिर ये मेरा क्या था, एकदम रिकॉल करे, लाइन बाय लाइन रिकॉल करे, तो उसे पता चला कि इतनी चीज़ रिकॉल आ रही, इतनी नहीं आ रही, और तो धीरे धीरे ये स्पाइन की समस्या खत्म हो जाएगी। और पढ़ाई में भी ब्रेक ले। हाँ, ब्रेक लेना चाहिए, ये बिल्कुल सर, ब्रेक। पढ़ाई बंद कर दिया, दिमाग में चल रही है, ये भी तो ब्रेक है, ये भी ब्रेक है ना, ये भी तो ब्रेक है। आपकी मेमोरी बढ़ेगी इससे कि आप लंबे टाइम तक बिना देखे अपने दिमाग में चीज़ों को रख पा रहे हैं। तो बेसिकली उसको पहले पढ़े और फिर उसको एब्जॉर्ब करें, एकदम उसको एब्जॉर्ब करें। सर वो जापान में पोमोडोरो टेक्निक बताते हैं, पोमोडोरो में यही है कि 25 मिनट का टेंशन स्पैन है, 5 मिनट का ब्रेक है, और फिर 25 मिनट का पढ़ाई है, फिर 5 मिनट का ब्रेक है। नहीं तो यूथ जेन जी है तो जानती है, तो इस चीज को समझती है। ब्रेक कर देते हैं ना। हाँ सही कह रहे हैं, बिल्कुल, घंटी बजाते हैं कि ब्रेक। अच्छा वो ब्रेक इसलिए आ रहा है कि ब्रेक है कि आप जो है ब्रेक दीजिए, इसके बाद वो ठीक है करेगा, फिर दूसरा सब्जेक्ट आ गया तो दूसरे के लिए तैयार हो जाएगा, तो पिछला कनेक्शन खत्म हो जाएगा। नहीं तो एक में ही मतलब क्या होगा, बोर होना स्टार्ट हो जाएगा, और वो उतना इंटरेस्ट उसमें लगा नहीं रहेगा। तो और पेपर 3 घंटे का है, तो बेसिकली उसको अपने टेंशन स्पैन को बढ़ाने के लिए निरंतर काम पेपर के टाइम में तो ठीक है, उसका टेंशन स्पैन रहेगा, क्योंकि वो सर्वाइवल मोड पे है ना, तो उस समय उसका टेंशन की चक्कर नहीं रहेगी, उसका डिसीजन मेकिंग रहेगा वहाँ की, घबराहट में उसे गलत डिसीजन नहीं हो जाए। बट उसका अटेंशन नहीं गड़बड़ हो सकता वहाँ, क्योंकि सर्वाइवल मोड में है। यदि आपकी ट्रेन सामने छूट रही है ना, तो आपका अटेंशन ट्रेन में चढ़ने का होता है, आप आसपास नहीं देखते क्या हो रहा है। तो ये थी आज चर्चाएं। मुझे आशा करता हूँ व्यूअर्स बहुत मज़ा आया होगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया, मैंने तो सर आज बहुत कुछ सीखा, और आशा करता हूँ सवालों के माध्यम से आपको भी बहुत जानकारी मिली होगी। मैं फिर आपसे कहता हूँ कि बने रहिए हमारे साथ, पॉडकास्ट देखते रहिए, ऐसी विभूतियाँ, ऐसी शख्सियत मिलना, यस ऐसे एक्सपीरियंस मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में अपने और सवालों को लिख सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स आपको उसके बारे में पूरी तरह से प्यारे बच्चों जानकारी देंगे। जितने बढ़िया सवाल होंगे उतने बढ़िया होंगे आपके जवाब। तो इन सवालों पर चर्चा के लिए आज मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय गिरिजा शंकर तिवारी को, जीएसटी सर को, जिन्होंने अपना इतना महत्वपूर्ण समय निकाला और अपने तजुर्बे से जो चीज़ें सर ने महसूस की, अपने टीचिंग एक्सपीरियंस की, इस करियर की, वो प्यारे बच्चों आपको बताई। मैं फिर आपसे कहता हूँ हमारा सलाहकार कौन होना चाहिए? हमारा सलाहकार होना चाहिए वो व्यक्तित्व जिसने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेडिकल कॉलेजेस में या इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पहुँचाया है, वो विषय विशेषज्ञ जिसको पता है कि एग्जामिनेशन टेम्परामेंट क्या हो सकता है, अटेंशन स्पैन क्या हो सकता है, सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। और जो सबसे बढ़िया बात मुझे लगता है पॉडकास्ट में निकल के आई, बी एक्सप्रेसिव रहिए प्यारे बच्चों, अपने अध्यापकों से बात करिए, संकोच मत करिए। जैसा सर ने कहा अपने नोट्स लेकर के जाइए, अपने लिखने के तरीके को बताइए, अपने सोचने के तरीके पर चर्चा कीजिए, क्योंकि जब इन एक्सपर्ट्स के साथ अपने चीज़ों से आप ज़्यादा चर्चा करते हैं तो मुझे लगता है शायद ज़्यादा बढ़िया डायग्नोसिस होता है, और जितना बढ़िया डायग्नोसिस होता है उतनी बढ़िया प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो प्यारे बच्चों चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए सवाल पर चर्चा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मोशन है तो भरोसा है।